गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th एंड 10th के लिए जो आज हम लोग का टॉपिक रहेगा वो है गैसेस ट्रांसपोर्टेशन इन ब्लड। हम लोग ये टॉपिक चल रहे हैं वो अगर फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग बात करें तो फर्स्ट ईयर में रिस्पायरेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, और 10th में भी जो है जो एक टॉपिक है पहले चैप्टर का रिस्पायरेटरी सिस्टम, उस रिस्पायरेटरी सिस्टम के टॉपिक के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं गैसेस ट्रांसपोर्टेशन इन ब्लड कि रुधिर में किस प्रकार से गैसों का परिवहन होता है। देखिए जो रुधिर में किस प्रकार से गैसों का परिवहन होता है इसको समझने से पहले समझे कि गैस आता कहां पर है। तो जो गैस होते हैं ये गैस जो डिजॉल्व गैस होते हैं हमारे शरीर में आते हैं वो O2 एंड CO2 मेन होता है। यानी हम लोग को पढ़ना क्या है इसमें, O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है। किसका किसका पढ़ना है, O2 और CO2 का जो है ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, किस प्रकार से इसका ट्रांसपोर्टेशन हमारे ब्लड के थ्रू हमारी सेल्स में होता है। तो यहाँ पर अब ये जो O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है सबसे जो मेन हम लोग का ऑर्गन होता है वो होता है लंग्स। जो लंग्स होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। क्यों? क्योंकि O2 एंड CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो एक्सचेंज की प्रोसेस में गैसेस एक्सचेंज जो होता है वो लंग्स में होता है। तो वहां पर जो इस लंग्स में ही O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होता है अकॉर्डिंग टू जो हीमोग्लोबिन होता है उसके द्वारा जो ये रहता है बाई हीमोग्लोबिन। तो O2 और CO2 के यहाँ पर मेन पढ़ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। मतलब पहला इसमें टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। देखिए अगर ऑक्सीजन की बात किया जाए तो सबसे पहले जो हम लोग के रुधिर होता है, रुधिर में जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा की अगर बात किया जाए जो प्लाज्मा होता है इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो बहुत ही कम जो है घुलनशील होता है। प्लाज्मा में जो है ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत ही कम घुलनशील होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है ये ऑक्सीजन जल में जो है कम डिजॉल्व होते हैं, कम घुलनशील होते हैं। अतः यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को वहन करने के लिए जो है जो आरबीसी होता है इस आरबीसी में जो है उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन। तो इसमें जो है हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है और ये हीमोग्लोबिन एक जो है जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन को जो है एक और नाम से जानते हैं। अगर हीमोग्लोबिन की बात करें इसे जो है रिस्पायरेटरी पिगमेंट कहते हैं। रिस्पायरेटरी पिगमेंट के नाम से जानते हैं। वर्णक है ये, श्वसनी वर्णक है। रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है जो कि रिस्पायरेशन की प्रक्रिया में चूंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है। अतः जो हीमोग्लोबिन होता है वो रिस्पायरेटरी जो है पार्ट है, रिस्पायरेटरी सब्सटेंस जिसे ऑक्सीजन कहते हैं, उसका जो वहन करने वाला जो है पिगमेंट होता है इसलिए इसको रिस्पायरेटरी पिगमेंट कहते हैं। चूंकि ये O2 का जो है वहन कर रहा है इसीलिए इसको जो है O2 कैरियर के नाम से भी जानते हैं। जो हीमोग्लोबिन होता है इसे O2 कैरियर के नाम से भी जो है जानते हैं। जब होता कैसे है कि जैसे ही लंग्स में जो है प्रवेश करता है, हमारे जो लंग्स में है जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं तो उस ब्रीदिंग की प्रोसेस में यानी जब ब्रीदिंग होता है तो उस ब्रीदिंग की प्रोसेस में जो है जो O2 होता है ये O2 पहुंचता है हमारे लंग्स में, लंग्स पहुंचता है। उसी समय वहीं पर जो है जो हमारे हार्ट से जो है जाता है पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी आर्टरी होता है ये पल्मोनरी आर्टरी भी इसमें प्रवेश करता है लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी जब लंग्स में प्रवेश करता है तो ये जो है यहीं पर फिर पल्मोनरी कैपिलरीज बना लेता है। ये पल्मोनरी कैपिलरीज जैसे ही बनता है इसके अंदर पल्मोनरी कैपिलरीज, पल्मोनरी कैपिलरी यानी कि इसको कहते हैं जो है फुफ्फुसीय केशिका। तो इसी में जो है गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। O2 एंड CO2 का एक्सचेंज यहां पर हो जाता है। O2 एंड CO2 का एक्सचेंज यहां पर हो जाता है। अब चूंकि यहां पर हम लोग जब ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें O2 की मात्रा अधिक होती है, जिसकी मात्रा अधिक होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है। तो चूंकि जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन CO2 को लेकर के जा रहा है, लेकिन जैसे ही वहां पर पहुंचता है पल्मोनरी कैपिलरीज में पहुंचता है जो हमारे लंग्स भाग में है यानी एल्वियोलाई भाग में। कहां पर? एल्वियोलाई, लंग्स के एल्वियोलाई भाग में।
लंग्स के एल्वेलाई भाग में पल्मोनरी कैपिलरीज जो है ये क्या करता है, इसमें उपस्थित जो हीमोग्लोबिन होता है बड़ी तेजी से O2 से साथ जुड़ता है। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है, जो हीमोग्लोबिन होता है हम लोग के शरीर में, ये हीमोग्लोबिन में जो चूंकि हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें एक जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बाद में बनेगा। ये हीमोग्लोबिन में एक पोरफायरिन रिंग होता है, पोरफायरिन रिंग। ऐसे अगर देखा जाए हीमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर की तो चार जो है पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बना होता है, चार अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें पाए जाते हैं। सभी पोरफायरिन रिंग बनता है, हेड को पोरफायरिन रिंग कहते हैं। और ये पोरफायरिन रिंग जो होता है ये हीम नामक जो है एक आयरन कंटेनिंग जो है पिगमेंट होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, ये आकर के इससे जुड़ा रहता है। पोरफायरिन रिंग से हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट है जो आयरन कंटेनिंग होता है वो आकर के इससे जुड़ता है। एक और इसमें ध्यान देना कि जो इसमें जो हीम यानी आयरन होता है, जो आयरन होता है, अगर आयरन की बात किया जाए ये सदैव फेरस दशा में होता है। ध्यान रहे ये फेरस दशा में होता है, फेरिक दशा में नहीं होता है। लेकिन जैसे माना जाता है कि आयरन में जो फेरस है, अगर उस फेरस में कोई भी जो है हम मान लेते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, तो केवल जो है एक एग्जाम्पल दे देते हैं कि जैसे मान लेते हैं कोई जो फेरस होता है, अगर इस फेरस में ओजोन या कोई अदर जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला दिया जाए, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला दिया जाए तो यह जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और ये त्याग करके जो है फेरिक दशा में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर फेरिक जो फेरस है आयरन है वो फेरस से फेरिक दशा में कन्वर्ट हो जाता है तो ये ध्यान रखिएगा फिर यह जो है O2 का परिवहन नहीं कर सकता है, ये O2 परिवहन नहीं कर सकता, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 यहाँ पर नहीं होगा, O2 का परिवहन यहाँ पर नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान है O2 का परिवहन जो है फेरस दशा वाले जो आयरन होते हैं वही कर सकते हैं। तो हम लोग के जो रुधिर होता है उसमें फेरस जो है पाया जाता है, फेरस दशा में आयरन उपस्थित होता है जो हीमोग्लोबिन का एक भाग होता है। ये करता क्या फेरस दशा, इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं जिसमें पोरफायरिन रिंग होता है ये इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि जब आकर के ऑक्सीजन जुड़ता है, ध्यान रहे ये इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि जब आकर के ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ता है तो भी ये अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं त्यागता है, तो भी अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं त्यागता, अतः इसका आप कह सकते हैं इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर नो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया यहाँ पर नहीं होता है। इसीलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सो इट इज नोन एज, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ऑक्सीजिनेशन, ऑक्सीजिनेशन कहते हैं। तो ये ध्यान में हो गया कि जो आयरन होता है हीमोग्लोबिन का वो फेरस दशा में होता है, फेरिक दशा में अगर कन्वर्ट हो जाए तो वह जो है वो ऑक्सीजन का वहन नहीं कर पाता है और दम घुटने से मर जाता है व्यक्ति। तो इसीलिए और जो फेरस होता है ये फेरस जब ऑक्सीजन से संयोग करता है तो इसमें कुछ इस प्रकार की पोरफायरिन रिंग में स्ट्रक्चर होती है कि उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग ऑक्सीजिनेशन कहते हैं। और जब हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन जो होता है ये जो है ये पर्पल कलर का होता है, बैगनी रंग का जो है ये होता है। और जब ये जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है, जब हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है तब यह जो है हीमोग्लोबिन बना लेता है, ये यहां पर रहता है। तो तब जाकर के जो है हीमोग्लोबिन का निर्माण यहां पर करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है इसको जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है ये अत्यधिक चटकीले रंग का यानी कि जो है चमकीले लाल रंग का दिखाई देता है। प्रारंभ में हीमोग्लोबिन क्यों है तो बैंगनी से रंग का होता है, लेकिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो चमकीले रंग का होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनता है, इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो काफी जो ढीला ढाला होता है, एक रिफ्लेक्सिव जो है कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव बॉन्ड के द्वारा जो है जुड़ता है। तो काफी जो है ढीले ढाले प्रतिवर्ती बंध के द्वारा जो है यह जो है आपस में जुड़ते हैं, यानी कि सुगमता पूर्वक खुल जाने वाला, यानी जुड़ता और खुलने की प्रक्रिया यहाँ पर साथ साथ चलती है।
तो इस तरह से हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को वहन करता है और ले जाकर के ऑक्सीजन को हमारी कोशिकाओं में पहुंचाता है। फिर अब एक ये क्वेश्चन आता है कि कितनी मात्रा में जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को ले जाता है। तो सबसे पहले समझना रहता है कि हमारे शरीर में अगर नॉर्मल व्यक्ति है, उस नॉर्मल व्यक्ति में शरीर में जो लंग्स है, उस लंग्स में कितनी मात्रा ऑक्सीजन की पहुंचती है अगर प्रति मिनट की हम लोग यहाँ पर बात करें। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो है जो ऑक्सीजन होता है लगभग जो है 250 ml 250 ml जो ऑक्सीजन होता है, O2 जो होता है, ये पर मिनट हम लोग के लंग्स में जो है पहुंचता है, पर मिनट हम लोग के लंग्स में पहुंचता है। और अगर पूरे दिन की बात, एक सामान्य श्वसन की बात यहां पर की जा रही है, सामान्य श्वसन में, और अगर पूरे दिन की बात करें तो लगभग जो है 360 लीटर O2 पर डे हमारे जो है उसमें लंग्स में जो है प्रवेश करता है। ठीक है, हमारे शरीर, अगर हमारे शरीर में रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा की बात किया जाए तो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो 15 ग्राम प्रति 100 ml रुधिर में होती है। प्रति 100 ml रुधिर जो होते हैं उसमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। ये हीमोग्लोबिन की मात्रा हो गई, हीमोग्लोबिन की मात्रा। 1 ग्राम अगर बात करें कि कितने ऑक्सीजन को जो है हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है कितने जो है ऑक्सीजन को बांधता है, तो 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ये बांधता है लगभग 1.34 ml ऑक्सीजन को जो है बांधने का कार्य करता है। मतलब कि अगर हम लोग कहे कि जो है 100 ml रुधिर में कितनी मात्रा में ऑक्सीजन पाया जा रहा है, अगर बात करें कि 100 ml रुधिर में कितनी मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, तो 100 ml में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है और 1 ग्राम 1.34 है, तो लगभग जो है 20 ml जो है ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे जो 100 ml रुधिर है उस 100 ml रुधिर में लगभग जो है 20.1 आता है, लेकिन 20 ml जो है ऑक्सीजन जो है बांधने का कार्य करता है हमारा जो 100 ml जो रुधिर है, क्योंकि 100 ml रुधिर में 15 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन लगभग 1.34 ml ऑक्सीजन को बांधने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से जो हमारे शरीर है उस शरीर में जो है ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है और हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से जुड़ता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, जो काफी चमकीले लाल रंग का दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में एक रिवर्सिबल बॉन्ड बनता है, काफी जो है ढीला ढाला सा बॉन्ड बनता है, ध्यान रखें खुलने वाला योगी बॉन्ड होता है। और ये जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें जो आयरन होता है वो फेस दशा में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है, लेकिन जब जुड़ता है तो उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग ऑक्सीजनेशन कहते हैं। और अगर हम लोग अपने शरीर में बात करते हैं 100 ml रुधिर में तो 15 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन एक आवश्यक हम लोगों में उपस्थित होता है पर 100 ml जो है पर 100 ml रुधिर में। तो 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन वो लगभग 1.3 ml ऑक्सीजन को बांधता है और अगर 100 ml रुधिर की बात करें तो उसमें जो है लगभग 20 ml ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता होती है। तो ये जो था पूरा एक ट्रांसपोर्टेशन इन ब्लड में जो है सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 इन ब्लड पढ़े। अब स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 इन ब्लड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 इन ब्लड। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 इन ब्लड की अगर हम लोग बात करें कि किस प्रकार से CO2 का जो है परिवहन होता है CO2 इन ब्लड। तो सबसे पहले इसके स्टार्ट करते हैं CO2 जो है रुधिर में किस प्रकार से परिवहन होता है। देखिए रुधिर में CO2 का परिवहन मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है, मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है। सबसे पहला जो होता है इन फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, इन फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। इन प्लाज्मा, केवल इन प्लाज्मा में, इन प्लाज्मा। देखिए सबसे पहला जो है यहां पर है प्लाज्मा में। अगर हम लोग बात करें CO2 और O2 की तुलना किया जाए, हमने अभी जस्ट पहले बताया कि O2 जो होता है वो प्लाज्मा में कम घुलनशील होता है, प्लाज्मा में कम घुलनशील होता है। लेकिन अगर CO2 की बात करें तो CO2 होता है
ये O2 की तुलना में लगभग जो है 20 गुना अधिक जो है, लगभग 20 गुना अधिक जो है, ये जो है उसमें क्या नाम है, प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में पाया जाता है। तो लगभग जो है ये 20 गुना अधिक जो होता है प्लाज्मा में CO2 O2 की अपेक्षा जो है घुलनशील होता है। लेकिन फिर भी जो है प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में यह जो है केवल और केवल जो 7% जो CO2 होता है वह प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था ये, ठीक है। अभी दूसरा जो है थोड़ा सा, मतलब कि पहला जो टॉपिक है प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में अगर हम बात करें तो जो CO2 होता है वो ऑक्सीजन की अगर तुलना किया तो लगभग 20 गुना अधिक जो है घुलनशील होता है CO2 ऑक्सीजन की तुलना में। लेकिन फिर भी जो है CO2 का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो ब्लड में यानी प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में केवल 7% CO2 ही ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, जो काफी मात्रा में करता है, दूसरा इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट, देखिए बाइकार्बोनेट आयन के रूप में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए माना जाता है क्योंकि सबसे अधिक जो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इसी के थ्रू होता है। देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे समझ में आ रहा होगा कि जैसे कि मान लेते हैं कि जो बाइकार्बोनेट आयन होता है वो बाइकार्बोनेट आयन कैसे होते हैं, जैसे रुधिर में, ध्यान रहे कि जो ब्लड होता है जैसे ब्लड में वाटर भी पाया जाए, जैसे ही ब्लड में CO2 पहुंचता है, कहां पर, ब्लड में, जैसे CO2 पहुंचता है ब्लड में उपस्थित जो जल होता है उससे ये क्रिया कर लेता है। रुधिर में पहुंचते ही CO2 जो होता है जल से क्रिया करता है, जो रुधिर का जल उससे क्रिया करता है और क्रिया करने के बाद जो है यहाँ पर जो है ये कार्बोनिक एसिड बना लेता है। ये जो है कार्बोनिक एसिड का निर्माण यहाँ पर कर लेता है। ये कार्बोनिक एसिड, चूंकि ये पूरी प्रक्रिया जो हो रही है वो रुधिर में हो रही है, ध्यान रहे रुधिर में ये पूरी प्रक्रिया रुधिर के अंतर्गत हो रही है। क्यों होती है रुधिर के अंतर्गत, क्योंकि इसमें उपस्थित होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रेट एंजाइम कहां पर पाया जाता है, आरबीसी में, यानी पूरी प्रक्रिया आरबीसी में हो रही है। इसी कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम की उपस्थिति के कारण जो है जो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन, CO2 की घुलनशीलता है आरबीसी में वो प्लाज्मा की तुलना में 5000 गुना अधिक हो जाती है। तो इसीलिए जो आरबीसी में जैसे ही पहुंचता है CO2, उस CO2 जो है H2 से क्रिया करके कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम की उपस्थिति में H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना लेता है। ये कार्बोनिक एसिड अब शीघ्र ही जो है H2CO3 शीघ्र टूट जाता है बाइकार्बोनेट आयंस में, बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है। अब ये जो हाइड्रोजन आयन होता है, ये हाइड्रोजन आयन चला जाता है हीमोग्लोबिन, चला जाता है जो यहाँ पर आरबीसी के पास, और ये आरबीसी में पहुंच करके जो हीमोग्लोबिन होता है उस हीमोग्लोबिन से जाकर के जुड़ता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये पहुंच करके जो रुधिर का जो ब्लड का पीएच मान होता है, ब्लड का पीएच मान होता है जो लगभग 7.4 होता है, उसका जो है पीएच मान को सामान्य बनाए रखता है। यानी जो हाइड्रोजन आयन होता है वो रुधिराणु में पहुंच करके रुधिर का पीएच मान सामान्य बनाए रखता है। क्यों बनाए रखता है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की अगर हम लोग बात करें तो हीमोग्लोबिन जो होता है ये बहुत ही प्रभावशाली एसिड बेस बफर होता है। ये बहुत ही प्रभावशाली एसिड बेस बफर का कार्य करता है, मतलब अम्ल क्षार को संतुलन बनाए रखने का कार्य यहाँ पर ये करता है। तो हाइड्रोजन आयन क्या करता है कि रुधिर के पीएच मान को सामान्य बनाए रखता है। बाकी जो शेष बाइकार्बोनेट आयन होता है जो HCO3 यानी बाइकार्बोनेट आयन होता है, ये कहां पर है, अभी तो ये प्रेजेंट है आरबीसी में, रुधिराणु में बना है। ये यहां से चला जाता है प्लाज्मा में, ये पहुंच जाता है प्लाज्मा में। लेकिन जब प्लाज्मा में जाता है तो इस विद्युत तटस्थता, प्लाज्मा में चूंकि लगातार नेगेटिव आयन आएगा तो भी यहां पर जो प्रॉब्लम ये होगी कि पीएच मान अस्थिर हो जाएगा। तो विद्युत तटस्थता बनाए रखने के लिए प्लाज्मा क्या करता है, इतनी ही मात्रा में, जितनी मात्रा में गया है उतनी ही मात्रा में जो है क्लोराइड आयन को जो है इसमें ट्रांसफर कर देता है। मींस
ये इधर गया बाइकार्बोनेट आयन रुधिरांश से प्लाज्मा में, और प्लाज्मा में विद्युत तटस्थता बनाए रखने उतनी मात्रा में क्लोराइड आयन आरबीसी में आता रहता है। अतः इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड, या इसको एक और नाम से हैमबर्गर शिफ्ट के नाम से इसको जो है जानते हैं। इस प्रकार से जो है जो बाइकार्बोनेट आयन होता है वो यहाँ पर पहुंच करके फिर CO2 के रूप पर जो है परिवर्तित होकर के वो हमारे जैसे ही लंग्स में पहुंचता है, अब ये इसके विपरीत कार्य करता है लंग्स में, और वहां पहुंच करके फिर यहाँ से मुक्त होकर के CO2 हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। इसके द्वारा लगभग जो है कुल CO2 का 70% जो भाग होता है वो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन जो है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। तो इस तरह से बाइकार्बोनेट आयन पहले क्या हुआ, CO2 जो है वो जल से अभिक्रिया करके बाद जो है H2CO3 बना लेता है, ये H2CO3 जो शीघ्र टूट जाता है, बाइकार्बोनेट ऑन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन जो होता है वो रुधिराण में यानी चला जाता है और हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके पीएच मान को स्थिर रखने का काम करता है। जबकि जो बाइकार्बोनेट आयन होता है वो रुधिराण से जो है प्लाज्मा में चला जाता है, अत्यधिक विसरणशील होता है, इसलिए प्लाज्मा में चला जाता है। अब प्लाज्मा में विद्युत तटस्थता बनाए रखने उतनी मात्रा में क्लोराइड आयन जो आरबीसी में प्रवेश करता है, अतः इसे क्लोराइड या हैमबर्गर शिफ्ट कहते हैं। इस प्रकार जो यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन है वो शीघ्र CO2 में टूट करके लंग्स में पहुंच करके वहां से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से बाइकार्बोनेट आयन के रूप में जो CO2 था उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तीसरे की अगर हम लोग बात करें तो एक ये भी होता है, यहाँ पर जो है रुधिराण के जो है क्या नाम है उसमें कार्बामिनो हिमो कंपाउंड के रूप में, इन फॉर्म ऑफ कार्बामिनो कंपाउंड, कार्बामिनो कंपाउंड के रूप में जो है यहां पर भी होता है। जिस प्रकार से ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ता है, लेकिन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के हीम भाग से जुड़ता है, उसी प्रकार से जो CO2 होता है ये CO2 जो है हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट से जुड़ता है। ठीक है, जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है, ग्लोबिन प्रोटीन ऑफ हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन भाग होता है उससे CO2 जुड़ करके यहां पर जो है यहां पर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण यहां पर कर लेता है। या यहां पर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कंपाउंड भी लिख सकते हैं, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कंपाउंड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे भी कुछ मात्रा में जो है रुधिर का परिवहन होता है। कितनी मात्रा में होता है तो लगभग 23% जो होता है वो इस मात्रा में जब कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कंपाउंड बनता है तो फिर जाता है प्लाज्मा, प्लाज्मा से फिर जो है हमारे जो लंग्स है उस लंग्स से पहुंच करके रुधिर के थ्रू जो है और ये हमारे शरीर से बाहर CO2 को निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से यह भी जो है जो हीमोग्लोबिन है उस हीमोग्लोबिन के जो ग्लोबिन प्रोटीन है उस ग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा जो है एक ढीले ढाले प्रतिवर्ती बंध के द्वारा जुड़ता है CO2 और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, और ये यहाँ पहुंच करके जो है हमारे लंग्स में जो CO2 होता है CO2 को बाहर शरीर से निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से जो गैसेस ट्रांसपोर्टेशन होता है इन ब्लड में O2 और CO2 को देखें किस प्रकार से O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हमारे ब्लड में होता है। धन्यवाद।